दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है। क्या ये वाला नारा फिर से एक बार खुद हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही साबित कर दिया? अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गए हैं। अमेरिका का टैरिफ, चीन का बांग्लादेश प्लान, विपक्ष का आंदोलन, सोशल मीडिया पर लगातार दबाव। लेकिन पिछले 48 घंटे में तस्वीर तेजी से बदलनी शुरू हुई। क्या मोदी ने पहले से ही पूरी रणनीति तैयार कर रखी थी? और क्या अब शुरू हुआ है ऐसे काउंटर अटैक जो आने वाले कई सालों की राजनीति बदल सकता है? आज हम आपको दिखाएंगे 7 बड़े प्रमाण। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका मित्र शुद्धशील घोष। आज के वीडियो में हम आपको 7 बड़े सबूत दिखाएंगे। अमेरिका के दबाव पर मोदी की नई रणनीति, 84,000 करोड़ का मेगा प्लान, क्या है ये गेम चेंजर? चीन और बांग्लादेश पर भारत का नया जवाब, सीजेपी के रुख में बदलाव के क्या मतलब, सोशल मीडिया पर मोदी की नई रणनीति, एआई और डीप फेक के खिलाफ सरकार का बड़ा प्लान और 2029 को लेकर एनडीए की नई राजनीतिक तस्वीरें। देश में जब सीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट एकदम चरम सीमा पे लेके गया, तभी यूएस से आई बहुत बड़े दुस्संबाद, जहां पर यूएस सेनेट में ये बिल पास हो गया कि कोई भी अगर रसिया से ऑयल या गैस खरीदते हैं तो उसके ऊपर 100% अभी टैरिफ लगने वाला है। तो इस जो ऐलान था, इसमें इंडियन शेयर मार्केट क्रैश हो सकता था और इंडियन इकोनॉमी डाउन हो सकता था, और भारत रसिया से तेल खरीदने का जो डिसीजन था उससे पीछे भी हट सकता था। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। शेयर मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऊपर से ये जो डिसीजन है ये लेकर मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, वेट एंड वॉच। सीधे बात बोल दिया है कि यहां पर देश के अच्छे के लिए जो भी सबसे बड़ा डिसीजन होगा वो ही मोदी गवर्नमेंट लेने वाला है। मतलब ये यूएस ने दबाव डाला और भारत पीछे आ जाएगा, ऐसे सिचुएशन तो अभी नहीं होने वाला है। भारत इसके ऊपर गैर से नजर रखेगा और जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगा उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी वो सामने लेके आएगा। तो इसके मतलब यूएस प्रेशर के सामने सर झुकाना नहीं, मोदी गवर्नमेंट ऐसे कभी नहीं करने वाला है। लेकिन ये जो समस्या है इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए दो तरफ का स्ट्रेटेजी लिया जा रहा है। एक साइड में 84,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट, जहां पर समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के नाम से अगले 4-5 साल में भारत ने आपके आजू बाजू के समुद्र में पूरा छानबीन करेगा और वहां से गैस और ऑयल का जो भी पोर्शन है वो निकालने का कोशिश करेंगे। अगर सच में ये वाला प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत का जो डिपेंडेंसी है दूसरे देश से ये तेल या गैस खरीदने का, वो पूरा के पूरा खत्म हो जाता है। और भारत हर साल, आपको याद रखना पड़ेगा, 150 बिलियन यूएस डॉलर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये पैसा बच जाता है तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा लेवल में चले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसके पहले भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग रेडी कर रहा है मोदी गवर्नमेंट। वो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको पूरे मात्रा से इस्तेमाल करने का। इसके मतलब ये यूएस प्रेशर जो है ये तो चलता ही रहेगा। ऊपर से ये जो वार है ये कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है, और एक बार खत्म होता है तो दोबारा नहीं आएगा, ये भी कोई एकदम सीना तान के नहीं बोल सकता है। तो इसके मतलब भारत को अभी आत्मनिर्भर होना ही है, और वही वाला चीजें अभी ये मोदी मिनिस्ट्री ने पूरा प्लान कर लिया और उसको एग्जीक्यूशन के दौर पे आ गया है। अगर सच में भारत ये सब कुछ कर लेता है तो बहुत जो बड़े बड़े देश है, बहुत जो दिग्गज है, उनका इकोनॉमी में तो इफेक्ट होगा ही, और भारत में जो प्रेशर टैक्टिस करने का ये लोग हमेशा से कोशिश करता है वो एक बड़े मात्रा में खत्म हो जाएगा। लेकिन यूएस के साथ साथ चाइना भी भारत को प्रेशर में रखना चाहता है। हम हमेशा से देखा है ऐसे ही।
हालांकि अभी चाइना का इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, तो भारत के साथ दोस्ती का वो बात कर रहे हैं। लेकिन भारत के जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर चाइना अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए भी लगे हैं, और इसलिए पहले पाकिस्तान जो अभी डेड प्रोजेक्ट है वहां से मुंह उठा के अभी बांग्लादेश में वो फोकस कर रहे हैं। बांग्लादेश में चाइना का हेवी डेवलपमेंट हो रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट के कारण वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट काम कर सकता है। और इसके एंटीडोट के तरह मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, अभी भूटान में भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पर लिया जाता है। नॉट ओनली दैट, बांग्लादेश को भी अभी आउट ऑफ चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस नहीं करना है, क्योंकि उस वहां पर हमारा कुछ खास चीजें हैं। और इसलिए जब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही खास सर्जियो गोर वहां पर पहुंचता है ढाका में, तब भारत का हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी उनके साथ तुरंत मीटिंग कर लेते हैं। मतलब डिप्लोमेसी अभी जो रहेगा भारत का, वो पूरा मात्रा में रहेगा। भारत किसी भी फ्रंट में झुकने के जगह में नहीं है, हर जगह में, हर फ्रंट में सीना तान के ही ऐसे ही अपना स्ट्रेटेजी अपनाएगा। अब तक आपने 3 अलग अलग घटनाएं देखी, जिसमें मेन फोकस था अमेरिका चीन से कैसे काउंटर करना है, लेकिन घर के अंदर भी समस्या कम नहीं है, और मोदी का फोकस वहां पर भी आपको चौंक देंगे। देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद ऐसे लगा था कि युवाओं जैसे इन लोगों के साथ जुड़ रहा है, और ऊपर से किसान आंदोलन को भी इनके साथ लेके आने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसके मतलब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये सीजेपी वालों शायद पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। लेकिन अभी अभी सीजेपी से बयान आते हैं कि वो लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में घुसने का कोई प्लानिंग में है नहीं। हालांकि पॉलिटिक्स में एंड बात बोल के कुछ होता नहीं है, फ्यूचर में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस चीज को जैसे टैकल कर रहा है, तो वो लोग भी दबाव समझ रहे हैं, और इसलिए इतना जल्दी पॉलिटिक्स में घुसना उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा, वो लोग भी समझ गए हैं। ऊपर से एक चीज देखिए, जब सीजेपी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा है, तब जो ऑपोजिशन है ये सीजेपी प्रोटेस्ट का फायदा अपने जेब में डालने के लिए एकदम खड़ा हो गया है। लेकिन जब ये वाला स्टैंड सामने आया, तब आम जनता का जो सपोर्ट है वो मोदी गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट, क्वेश्चन लीक, वहां पर सेंटिमेंटल रिलेशन हो सकता है, लेकिन ऑपोजिशन जो गेम खेलने का, पॉलिटिकल गेम खेलने का कोशिश कर रहा है, उनका सपोर्ट देशवासी के साथ नहीं है, और यहां पर ही बाजी मात कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। ऊपर से और एक चीज देखिए, ये स्टूडेंट आंदोलन था, नीट क्वेश्चन लीक लेकर आंदोलन था, इसलिए सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो पहले से ही बड़े नरम स्वभाव से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने देखा। लेकिन वो नरम स्वभाव के कारण यहां पर देश विरोधी भयंकर सारे जो पावर है वो एंट्री ले लिया था, उसका छानबीन अभी चल रहा है। लेकिन आने वाले दिन में ऐसे कुछ प्रोटेस्ट होगा तो उसको इतना आसानी से मौका नहीं देंगे मोदी गवर्नमेंट, ये एस्टेब्लिश हो गया। हम देखते हैं जब सांसद 74 में वहां पर पप्पू यादव और बाकी जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, वो लोग राम मंदिर चोरी का नाटिका करने का कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर पप्पू यादव ने जैसे राम जी को, श्री रामचंद्र को जैसे अपमान किया है, उसके अगेंस्ट पुलिस केस हो जाता है। उसका मतलब ऑपोजिशन को कोई पोजीशन नहीं देना है। दूसरे एक चीज देख लीजिए, ये जो E20 है, ये लेकर भी प्रोटेस्ट करने का बहुत प्लानिंग चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 3 दृश्य यहां पर रखा, और 3 वो प्रपोजल के साथ वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला वो भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये लोग हाउस अरेस्ट हो जाता है। मतलब मोदी गवर्नमेंट अभी किसी भी प्रोटेस्ट को इतना सॉफ्ट नजर से नहीं देखेंगे। जिसके लिए जो दवाई का जरूरत है वो ही वाला अभी देने वाला है। और अगर सच में गवर्नमेंट पहले से ऐसे स्टैंड लेते हैं तो ऑपोजिशन के लिए ये सारी चीज करना अभी मुश्किल हो जाएंगे। और ये सीजेपी वालों का प्रोटेस्ट के साथ साथ ही जोड़ जाते हैं 2 और अहम चीजें। एक तो है सोशल मीडिया, ये लोग जेन जी है, और सोशल मीडिया में ही पूरा ये जो चीज है ये सारे डेवलप किया है। अब नरेंद्र मोदी जी वो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं थे जैसे ये सीजेपी वाले जो जेन जी है उस टाइप का। लेकिन जब सिचुएशन ऐसे आ गया, उनको रिप्लाई देने के लिए नरेंद्र मोदी ने वही सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। मतलब मैसेज बहुत क्लियर था और लाउड भी था कि भाई
स्टेडियम तुम्हारा हो सकता है, गेम का रूल तुम्हारा हो सकता है, मैं उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं मैदान छोड़ के नहीं भागने वाला हूं। मैं तुम्हारे स्टेडियम में तुम्हारे रूल में आके ही खेलूंगा। और वो खेलने के बाद क्या होता है, पूरा देश पूरा विश्व देख लेता है। नरेंद्र मोदी जी हर किसी का दिल जीत लेते हैं और यहां पर ही बैकफुट में आ जाता है सीजेपी वाले। वो लोग को ऐसे हाल हो गया कि अभी नरेंद्र मोदी जी को उनको ट्रोल करना पड़ रहा है। और जब किसी ने आपको ट्रोल करता है, आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है, तो वहां पर आपका मोरल विक्ट्री पक्का हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोटिस हुआ है कि ये जो सीजेपी वालों का आंदोलन था, यहां पर डीप फेक वीडियो का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और ये सारे डीप फेक वीडियो यूज इस्तेमाल करके लोगों को भड़काने का काम भी बहुत भारी मात्रा से किया गया है। जैसे हमने देखा है कि ये सीजेपी वालों का प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ, इसलिए हमारा आर्मी का जो चीफ है, उन्होंने 30,000 सेना जवान लेके रेजिग्नेशन देंगे, ऐसे डीप फेक वीडियो सामने आ गया था। लेकिन ये सारी चीज अभी स्टॉप करने का टाइम आ गया है और इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। अभी एआई के ऊपर भरपूर काम होगा। 13 ऐसे प्रोजेक्ट एआई के ऊपर चालू होने जा रहा है जो मेनली फोकस करेगा ये डीप फेक वीडियो पर, उसको डिटेक्शन और डिलीशन के ऊपर काम रहेगा। तो इसके मतलब आगे आने वाले दिन में जो भी प्रोटेस्ट होगा वो खुद का दम में करना पड़ेगा। ऐसे अफवाह फैला के, ऐसे डिफेक्ट वीडियो बना के और सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करके अगर करने का कोशिश करेंगे तो सरकार उसके लिए पूरा तैयार रहेंगे। तो इसके मतलब यहां पर जो जो इंसिडेंट हुआ वहां से बहुत सारे लर्निंग किया गवर्नमेंट ने, और सबसे बड़ी बात है उस लर्निंग के बाद उसको कैसे एंटीडोट दिया जाते हैं उसका भी पूरा प्लानिंग और प्रोग्रामिंग रेडी है। तो इसके मतलब आने वाले दिन ये ऑपोजिशन के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। ये मैसेज तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा क्लियर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव राजनीति में नहीं, तकनीक और ऊर्जा में दिखाई देता है। अगर 84,000 करोड़ का ऊर्जा मिशन का सफल होता है और डीप फेक पर एआई आधारित कार्रवाई प्रभावी होती है तो सरकार केवल आज की चुनौतियों का जवाब नहीं दे रही होगी, बल्कि भविष्य के आर्थिक और सूचना युद्ध की तैयारी भी कर रही होगी। यहीं से पूरा कहानी एक नई दिशा लेती है। ये सब चीज जब चल रहा था तब और दो फ्रंट में नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा बैकफुट में लग रहा था। ऐसे ऑपोजिशन का मांग था। एक तो था इनका जो अलायंस है, एनडीए अलायंस है, वहां पर सवाल उठाना। बहुत सारे अफवाह फैला गया कि नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है और चंद्रबाबू नायडू शायद नरेंद्र मोदी जी से खुश नहीं है। वो कभी भी सपोर्ट वापस ले सकता है और एनडीए छोड़ के इंडी अलायंस में शामिल हो सकता है, सरकार गिर सकते हैं। हालांकि ये वाला बात हमने 2024 के बाद ही बार बार सुन रहा है, लेकिन इस बार इसको बहुत भारी मात्रा से फैलाया गया। लेकिन हमने आज क्या देखा, नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाता है आंध्र प्रदेश, वहां पर नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चंद्रबाबू नायडू का बयान वहां पर आ जाता है जो क्लियरली बोलते हैं नरेंद्र मोदी छोड़ के और किसी के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं है। और 2029 की जो लड़ाई आने वाला है वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के ऊपर ही चंद्रबाबू नायडू जी का सपोर्ट रहेगा। इसका मतलब विपक्ष का जो अफवाह फैलाने का कोशिश था, जो मेगा प्लान था, वो पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है। बस यहां पर भी नहीं, यहां पर 2/3 मेजोरिटी लाने के लिए अभी ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल रहा है और वहां पर भी थोड़ा मुश्किलें दिखाई दे रहा था क्योंकि बंगाल से तृणमूल कांग्रेस से 20 एमपी अपना पार्टी छोड़ दिए थे और एनसीपीआई ज्वाइन कर गए थे। लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको ऑफिशियली अभी भी एनसीपीआई नहीं बुलाया जा रहा है, उसको एआईटीसी सांसद ही बुलाया जा रहा है। और इसलिए सुनाई दे रहा था कम से कम 3 सांसद ऐसे हैं जो ये एनसीपीआई गुट छोड़ना चाहते हैं और ममता बनर्जी के पास वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में ऐसे होता है तो बाकी जो 17 एमपी है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे क्योंकि वहां पर दल विरोधी आइन जो है, कानून जो है वो लागू हो जाता है। लेकिन यहां पर ही मास्टर स्ट्रोक दे देता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इस गुट का अहम हिस्सा शताब्दी राय से मीटिंग कर लेता है, ऊपर से अमित शाह जी ने जून मालिया जी के साथ मीटिंग कर लेता है। तो इसके मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो खुले डिस्कस हुआ और उसमें एक ही सोल्यूशन आया, ऑल इज वेल। तो इसके मतलब जो पुराने शरीक थे वो तो नरेंद्र मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ एकदम अटल है
और जो नए शरीक आ रहा है वहां पर भी प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो मिशन और जो विजन के साथ मोदी जी और शाह जी आगे चलने का सोच रहा है, वहां पर कुछ भी रुकावट आए उसको इतना आसानी से कुछ करने नहीं देंगे, उसको सुलझाया जाएगा और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देने के बाद ही देश को आगे ले जाने का कोशिश भी रहेगा। आने वाले महीनों में पता चलेगा क्या ये सभी कदम मिलकर मोदी सरकार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेंगे या विपक्ष कोई नए नैरेटिव खड़ा करेंगे। सबसे बड़े सवाल यही है, क्या ये सिर्फ दबाव से उबरने की रणनीति है या 2029 की लड़ाई की असली ब्लूप्रिंट है। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।